बादल जी, अभी जब रिजल्ट आए थे तो ये एक निष्कर्ष ये भी निकला था कि आप अगर मुसलमानों को सीमित कर रहे हैं, उन्हें अलग थलग कर रहे हैं, और अगर वो ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ गया तो आपका सफाया भी हो सकता है। यूपी में यही हुआ कि दलित दलित पिछड़े और मुस्लिम ये एक साथ आ गए और बीजेपी का तो झाड़ू फेर दी। ये तो अभी झाड़ू और ज्यादा फिर जाती, थोड़ा सा जो हेर फेर करके 10-5 सीटें, और बहन मायावती की जो भूमिका थी उसको अगर अलग थलग कर दें तो बीजेपी तो साफ हो जाती। तो ये एक संदेश था इस चुनाव का कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। हमेशा ये फायदे का गणित नहीं है कि आप उनको आइसोलेट करके सत्ता हासिल करते रहे। अगर इतनी सीटें कम हुई हैं तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि ये एक अलग तरह का ध्रुवीकरण भी हो सकता है आपके खिलाफ, विभिन्न जातियों का और मुसलमानों के साथ। क्या ये बात मोदी जी के समझ में नहीं आ रही है, या उन्हें लग रहा है कि ये बात आगे बढ़ने नहीं देना है, इसलिए उस पोलराइजेशन को मजबूत कर रहे हैं जो उनके हक में जाता है? धन्यवाद मुकेश जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मानसिक संरचना है उसमें एक बड़ा अजीब सा विरोधाभास है, और वो विरोधाभास ऐसा है जो आपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अभी कहा, वो तो खुल्लम खुल्ला हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था और उसके पहले भी देखा था और लगातार 10 वर्षों में देखा था। एक आपको मैं इसलिए इस चीज को संविधान से जोड़ता हूं कि मान लीजिए गठबंधन की सरकार नहीं भी होती, उनकी अपनी सरकार होती, तो भी क्या वो जिस संविधान की शपथ लेते हैं, जिस संविधान को वो सिर से लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े फोटो अखबारों ने छापे हैं उनके, उस संविधान में क्या ये उल्लेख है कहीं पर कि आप किसी मजहब, किसी जाति, किसी उपजाति, किसी धर्म के आधार पर आप जो है भेदभाव कर सकते हैं? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी धर्म के, किसी जात के, किसी उपजाति के है। बादल जी, प्रधानमंत्री नहीं है। बादल अब जी, सवाल ये ये तो है। 10 साल जी 10 साल में सिद्ध हो चुका है कि वो जी संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलाते हैं। हाँ वो अपनी जी। राजनीतिक जरूरत के हिसाब से सरकार चला रहे हैं। लेकिन इस अब स्थिति थोड़ा बदली तो लोगों को लगा वो भी बदलेंगी। अब उनके इसका पास मतलब पूर्ण बहुमत नहीं है, वो दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। और दो ऐसी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर बताती हैं। अब भी वो अपने हिसाब से मंत्रिमंडल बना रहे हैं। अब सोचिए, इस देश के कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं होगा, सारे फैसले लेंगे और 15% आबादी उससे बाहर रहेगी। देखिए, जो आपने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो बात कही है, उन दोनों के मिजाज में भी फर्क है, बुनियादी फर्क है। आप देखिए, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए नीतीश कुमार हैं, और चंद्रबाबू नायडू कभी भी स्वभाव से दक्षिणपंथी नहीं रहे। लेकिन अगर वो दोनों बड़े बड़े अपने समूह के साथ में इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो अब ये उनकी परीक्षा है। उन्होंने कैसे ये इस बात को मंजूर किया कि आबादी के हिसाब से एक बहुत बड़े वर्ग को आप उपेक्षित कर सकते हैं? ये मेरे लिए भी ताज्जुब की बात है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सभी धर्मों के लोग शामिल थे, सभी जातियों के लोग शामिल थे, नौजवान शामिल थे, किसान शामिल थे, महिलाएं शामिल थी, सभी शामिल थे। तो ये एक कैसे एक अजीब सी बात है कि वो जिस संविधान को वो सिर से लगाते हैं उसका मखौल उड़ाते हैं, और साथ में उनके चंद्रबाबू नायडू भी खड़े होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बेमेल गठबंधन है, तेल और पानी का गठबंधन है। कितने दिन चलेगा हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से हम ये अपेक्षाएं हमारी हैं कि वो ये सुनिश्चित करते, अपेक्षा थी हमारी कि वो ये सुनिश्चित करते कि कम से कम जो एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। ये बहुत बात कही जा रही है इन दिनों मुकेश जी कि नेहरू जी की बराबरी कर ली, नेहरू जी के बराबर कीर्तिमान बना लिया। अरे, नेहरू जी के बराबर कीर्तिमान बनाना आसान है, मगर नेहरू जी जैसा बनना भी पड़ता है। नेहरू यूं ही कोई रातों रात नहीं बन जाता। आपको पता है, नेहरू जी के तीनों मंत्रिमंडलों में 10% के से या उससे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग होते थे, बाकी 15% में अन्य समुदायों के लोग, सिख, बौद्ध, पारसी वगैरह जो होते थे। तो 25% जो है वो अन्य धर्मों के लिए जगह सुरक्षित रहती थी। और आप तीनों मंत्रिमंडलों का गठन देख लीजिए, यहां तक कि जो चुनाव नहीं चुना गया था, नेहरू जी की बात आप करते हैं, तो आप बहुत मतलब उनको तो बादल आलोचना जी की उस हम पर। तो बादल जी हम तो बात यहाँ अनुपातिक तो छोड़ दीजिए, हम तो प्रतीकात्मक भागीदारी की बात कर रहे हैं कि भाई टोकन के लिए, दिखाने के लिए भी नहीं है अब तो। मतलब उनको इस बात की भी चिंता नहीं है कि ये मैसेज क्या जा रहा है।
क्या इसको मतलब लोगों को ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले प्रधानमंत्री किसके विकास और किसके विश्वास की बात कर रहे हैं? ये एक मुद्दा है। संविधान को तो आप किनारे रख दीजिए, वो तो 10 साल में वो साबित कर चुके हैं कि संविधान की कितनी इज्जत करते हैं, कितनी संसद की, कितनी लोकतंत्र की, कितनी जो दूसरी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी इज्जत करते हैं, कितनी न्यायपालिका की इज्जत करते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि आप अब प्रतीकात्मक हिस्सेदारी देने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको ये लिहाज भी नहीं है कि ये प्रश्न उठेगा तो हम क्या जवाब देंगे। ये नहीं, जवाब के लिए सोचता ही नहीं है मुकेश जी उनको। इस बात की चिंता है ही नहीं। वो यही तो चाहते हैं कि ये बात ग्रास रूट लेवल तक चली जाए कि हमें इस वर्ग की चिंता नहीं है। इसी आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर तो वो आज जिस वोट बैंक के ढेर पर बैठे हैं, इसी कारण से बैठे हैं ना, कि उन्होंने यही काम किया है। तो वो चाहते हैं कि स्थानीय स्तर तक, गांव तक, कस्बों में इस आधार पर ध्रुवीकरण हो जाए। लेकिन मैं ये बताऊं कि ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, अस्थायी तौर पर उनको लाभ मिल सकता है, लेकिन आप ये पाएंगे कि लंबे समय तक के लिए उनको ये नुकसान होगा, और ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी को, मतलब एक जो बोलचाल में कहते हैं कि युगों युगों तक करनी पड़ेगी। वो इस तरह से इस देश के आम समाज की उपेक्षा कर ही नहीं सकते। मैं तो ये कहता हूं कि मेरी नजर में तो फर्क मैंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन अगर वो ये फर्क देखते हैं तो उनको बहुत भारी पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।